आज हम यशपाल की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाली हैं जो जो अंदर तक हिला देती है। कहानी का नाम है पर्दा। और ये कहानी सिर्फ एक दरवाजे पर लटके कपड़े के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस इज्जत के बारे में है जिसे बचाने के लिए एक पूरा परिवार मतलब अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। और ये इज्जत भी कोई असली मान सम्मान नहीं है ना। वही तो, ये समाज में शरीफ या सफेद पोश दिखने की एक जिद है। यशपाल जी ने इस कहानी में गरीबी और झूठी शान के बीच पिसते इंसान की जो तस्वीर खींची है वो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। कहानी चौधरी पीर बख्श की है, पर ये किसी की भी हो सकती है। किसी भी उस इंसान की जो अपनी असलियत को एक पर्दे के पीछे छिपाने पर मजबूर है। तो चलिए आज इसी पर्दे के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चौधरी पीर बख्श के खानदानी रुतबे से। हाँ, उनके दादा से। वो चुंगी के महकमे में दारोगा थे। अब सुनने में ये आज शायद उतना बड़ा न लगे, लेकिन उस जमाने में इसका क्या मतलब था? उस जमाने में चुंगी महकमे का दारोगा होना मतलब शहर में एक बड़ा रुतबा और ताकत होना। अच्छा। ये एक तरह से म्युनिसिपल टैक्स डिपार्टमेंट था और दारोगा के पोस्ट पर ऊपरी आमदनी की पूरी गारंटी होती थी। अच्छा। इसी कमाई से उन्होंने एक पक्का मकान बनवाया जिसे लोग इज्जत से हवेली कहते थे। ये कहानी का शुरुआती पॉइंट है, मतलब एक ठोस, सम्मानित और खुशहाल अतीत। लेकिन यहीं से गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। बिल्कुल। दादा के दोनों बेटे एंट्रेंस पास करके एक रेलवे में और दूसरा डाकखाने में बाबू लग गए। तनख्वाह थी 30-40 रुपए और दादा को इस बात का बड़ा मलाल था। वो कहते थे कि उनके जमाने में मिडिल पास लोग डिप्टी कलेक्टर बन जाते थे और अब एंट्रेंस पास लड़के बाबूगिरी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। सही बात है। और यशपाल जी का ये लिखने का एक खास अंदाज है। वो दिखाते हैं कि कैसे समाज की पुरानी मान्यताएं जैसे झूठी इज्जत और खानदानी शान बदलते वक्त में लोगों के लिए बोझ बन जाती हैं। मतलब पहली पीढ़ी ने दौलत कमाई, रुतबा कमाया, और दूसरी पीढ़ी सिर्फ उस रुतबे को ढो रही है। कमाई उतनी नहीं है, वो आर्थिक रूप से नीचे आ रहे हैं लेकिन सामाजिक दिखावा बनाए रखना चाहते हैं। और ये दिखावा बनाए रखने की कोशिश तब और मुश्किल हो जाती है जब परिवार बढ़ता है। हाँ, दोनों भाइयों के घर बच्चे हुए और वो हवेली तंग पड़ने लगी। यहां तक कि दादा के जमाने की बैठक भी वो भी जनाने में यानी घर की औरतों के हिस्से में शामिल हो गई। और यहीं पर कहानी के हीरो की एंट्री होती है, यानी पर्दे की। हाँ, पर्दे की। बिल्कुल, जब बैठक ही नहीं रही तो घर की औरतों की आबरू के लिए दरवाजे पर पर्दा लटकाना जरूरी हो गया। और यहां भी देखिए, नया पर्दा खरीदने के बजाय दादा के पलंग की पुरानी रंगीन दरियों को पर्दे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। हाँ, यानी ये पर्दा शुरू से ही एक असलियत पर डाला गया पैबंद था। ये गुजरे हुए अच्छे वक्त की निशानी थी जिसे वर्तमान की गरीबी को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां से कहानी आती है तीसरी पीढ़ी पर, चौधरी पीर बख्श की पीढ़ी पर। और यहाँ हालात बद से बदतर हो चुके हैं। एक भाई क्लर्क है, दूसरा कंपाउंडर, तीसरा गांव में मास्टर। नौकरी का स्तर और तनख्वाह दोनों गिर चुके हैं। और हमारे मुख्य किरदार पीर बख्श, वो तो प्राइमरी से आगे पढ़ ही नहीं पाए। और क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि माँ बाप पर पढ़ाई का खर्च बोझ बन चुका था। लेकिन खानदान की सफेद पोश इज्जत तो बचानी थी। मुझे ये बात सबसे ज्यादा चुभती है कि वो मजदूरी या कोई और दस्तकारी का काम कर सकते थे, शायद ज्यादा पैसे मिलते। लेकिन नहीं, वो काम उनके खानदान की शान के खिलाफ था। तो उन्होंने क्या चुना? एक तेल की मिल में 12 रुपए महीने की मुंशीगिरी। ये सफेद पोश होने का विचार ही उस दौर का सबसे बड़ा सामाजिक जाल था। एक ऐसी पहचान जो आपको मजदूरी जैसे काम करने से रोकती थी, लेकिन क्लर्क की नौकरी आपका पेट नहीं भर पाती थी। पीर बख्श इसी जाल में फंसे थे। वो इज्जत की वजह से गरीब थे और गरीबी की वजह से इज्जत बचा नहीं पा रहे थे। इसी मजबूरी में उन्हें सितवा की एक कच्ची बस्ती में 2 रुपए महीने के किराए पर एक घर लेना पड़ा। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। गंदी नालियां, मच्छर, मक्खियां, धोबी की भट्टी का धुआं और चारों तरफ मोचियों और कुलियों के घर। और उस पूरी बस्ती में चौधरी पीर बख्श अकेले पढ़े लिखे सफेद पोश थे। और यही उनकी ट्रेजेडी है। बस्ती के सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते हैं। और उनकी इस झूठी शान का सबसे बड़ा सबूत क्या था? उनके दरवाजे पर लटका वो पर्दा। हाँ। पूरी बस्ती में किसी और घर पर पर्दा नहीं था। ये पर्दा उन्हें उस माहौल से, उस गरीबी से, उन लोगों से अलग करता था। वो पर्दा सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो एक क्लास डिवाइडर था। एक ऐलान था कि हम तुम जैसे नहीं हैं। उनके घर की औरतें कभी गली में नहीं दिखती थी। पीर बख्श खुद सुबह शाम नल से पानी भरकर लाते थे ताकि घर की इज्जत पर आंच ना आए।
वो पर्दा उनकी गरीबी और उस गंदे माहौल के बीच एक दीवार था जो उनकी झूठी शान को किसी तरह बचाए हुए था। 15 साल गुजर जाते हैं। तनख्वाह 12 से बढ़कर 18 रुपए हो गई, लेकिन इस बीच बच्चे 5 हो गए और माँ भी साथ रहने लगी। आमदनी बढ़ी 6 रुपए और घर का खर्चा वो तो कई गुना बढ़ गया, और यहीं से कर्ज का वो सिलसिला शुरू होता है जिससे निकलना नामुमकिन था। ये कर्ज का दुष्चक्र कहानी का अहम मोड़ है। बच्चों की बीमारी, घर के खर्चे, मिल से पेशगी मिलती नहीं थी, तो घर की छोटी मोटी चीजें, पीतल की पतीली, थाली, ग्लास, एक एक करके गिरवी रखी जाने लगी। कहानी में एक बहुत मार्मिक लाइन है कि वो चीजें कभी वापस नहीं आ पाती थीं। घर धीरे धीरे खाली हो रहा था। और जैसे इतना काफी नहीं था, मकान के दरवाजे के किवाड़ वो गल के गिर गए। मकान मालिक ने साफ कह दिया, हम कुछ नहीं जानते। अब चोर के डर से ज्यादा फिक्र आबरू की थी। दरवाजा ही नहीं है, अब इज्जत का सारा बोझ किस पर आ गया? उसी पर्दे पर। और विडंबना देखिए कि वो पर्दा भी तार तार हो चुका था। एक रात आंधी में वो भी उड़ गया। अब घर में क्या बचा था? एक आखिरी पुश्तैनी चीज, एक दरी। उसी दरी को दरवाजे पर लटका दिया गया। पड़ोसियों ने टोका भी कि चौधरी जी, दरी क्यों खराब करते हो? 8 आने का टाट का टुकड़ा लटका दो। लेकिन पीर बख्श के पास वो 8 आने भी नहीं थे, और यहाँ उनका सफेद पोश अहंकार देखिए। वो हंसकर बहाना बनाते हैं, अरे क्या है, हमारी पक्की हवेली में भी तो दरी का ही पर्दा रहता था। वो अपनी आज की भयानक गरीबी को भी अपने खानदानी अतीत की झूठी शान से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। पर्दे के पीछे की हकीकत तो और भी भयावह थी। घर की औरतों के तन पर कपड़े चिथड़े हो चुके थे। खुद पीर पक्ष के पजामे में पैबंद लगाने की जगह तक नहीं बची थी। और इसी लाचारी में जब गिरवी रखने को एक तिनका भी नहीं बचा, तो उन्हें उस इंसान के पास जाना पड़ा जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। मोहल्ले का पंजाबी साहूकार बबर अली खान। बबर अली खान उस मोहल्ले का आतंक था। वो सबको कर्ज देता था और पैसे वापस न मिलने पर डंडे से दरवाजा पीट पीट कर बेइज्जत करता था। पीर बख्श ने उससे 4 रुपए उधार लिए, और शर्त ये थी कि 4 रुपए के बदले 8 महीने तक हर महीने 1 रुपए किश्त, मतलब 4 रुपए के 8 रुपए, सीधा दोगुना। यहाँ पर रुककर सोचना जरूरी है, क्या ये वाकई इज्जत थी या सिर्फ बेइज्जती का डर? पीर बख्श ने भूखे रहकर बच्चों का पेट काटकर 7 महीने तक किश्त चुकाई, क्योंकि इज्जत तो शायद तभी चली गई थी जब उन्हें एक शोषक के पास जाना पड़ा। अब तो बस तमाशा बनने का डर बाकी था। और 8वें महीने वो डर हकीकत बनने वाला था। सावन में महंगाई बढ़ गई, पत्नी बीमार पड़ गई, किश्त देना नामुमकिन हो गया। उन्होंने खान की दाढ़ी छूकर अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की मोहलत मांगी। लेकिन अगले महीने हालत और भी खराब हो गई। तनख्वाह में से कुछ पुरानी पेशगी कटकर हाथ में सिर्फ 4 रुपए आए। अब यहाँ एक पिता और एक शरीफ आदमी के बीच की जंग देखिए। एक तरफ खान का 1.25 रुपया था और दूसरी तरफ घर में भूखे बच्चे, बीमार बीवी और लाचार माँ। पीर बख्श की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन 4 रुपयों में से 1.25 रुपए खान को दे दें। वो शाम खान के डर से बाजार में ही देर तक बैठे रहें, इस उम्मीद में कि वो आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगली सुबह खान फिर आधमका। पीर बख्श ने झूठ बोला कि मिल मालिक बाहर गए हैं, तनख्वाह नहीं मिली। खान गुर्राते हुए 4 दिन की मोहलत देकर चला गया। वो 4 दिन और फिर 6ठा दिन, इतवार, पीर बख्श ने सबसे पैसे मांगे पर कहीं से कोई मदद नहीं मिली। जब वो दोपहर में डरे सहमे घर लौटे तो पता चला कि खान आया था और घंटे भर तक, सोचिए, घंटे भर तक पर्दे को डंडे से ठेल कर गालियां देता रहा। घर के अंदर उन औरतों और बच्चों पर क्या गुजरी होगी। और फिर 4 घंटे बाद वो आवाज फिर आई, चौधरी। कहानी में लिखा है कि ये आवाज सुनकर पीर बख्श का शरीर सुन्न पड़ गया, जैसे उनमें जान ही ना बची हो। खान आग बबूला था। उसने पीर बख्श के पुरखों तक को गालियां दी और इस भयंकर अपमान से पीर बख्श का खानदानी खून खौलने के बजाय और भी ठंडा पड़ गया। वो बस गिड़गिड़ा रहे थे। खान की ऊंची आवाज सुन के पड़ोस के मोची मजदूर सब जमा हो गए। तमाशा बन गया। और तब खान ने वो बात कही जो इस कहानी की आत्मा है। वो चिल्लाया, पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका कर शरीफजादा कैसे बनता? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ तो भी दो। ये उस पूरे दिखावे पर सीधा हमला था कि जब तुम्हारी बुनियादी जरूरतें पूरी करने की हैसियत नहीं है तो ये शराफत का नाटक क्यों, ये पर्दा क्यों? पीर बख्श ने कसम खाई कि घर में एक पैसा या बर्तन तक नहीं है। और तब खान ने वो किया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। वो गुस्से में बोला, तुम्हारा खाल से तो ये टाट अच्छा। और उसने ड्योड़ी पर लटके उस धरी के पर्दे को एक झटके में खींच लिया। पर्दा हटते ही
पीर बख्श ऐसे जमीन पर गिर पड़े जैसे उनके जीवन की डोर ही टूट गई हो। वो पर्दा सिर्फ एक दरी नहीं था, वो उनकी पूरी इज्जत, उनका पूरा वजूद था जो अब जमीन पर पड़ा था। ये पढ़ते हुए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पर्दे के पीछे का जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। दरवाजे पर खड़ी भीड़ ने देखा कि घर की औरतें और लड़कियां आंगन के बीच में इकट्ठी कांप रही थी। पर्दा हटते ही वो ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर से वस्त्र खींच लिए गए हों। यशपाल जी लिखते हैं कि वो पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर जो छितरे थे वो उनके 1/3 अंग भी नहीं ढक पा रहे थे। ये नग्नता सिर्फ कपड़ों की नहीं थी। नहीं, वो उनकी पूरी जिंदगी की, उनकी गरीबी की, उनकी बेबसी की नग्नता थी जो सबके सामने आ गई। और उस मंजर का असर देखिए। कहानी कहती है जाहिल भीड़ ने भी घृणा और शर्म से आंखें फेर लीं। यहां तक कि पत्थर दिल बबर अली खां की कठोरता भी पिघल गई। उसने ग्लानी से थूककर पर्दे को वापस आंगन में फेंका और लाहौल बिला कहता हुआ लौट गया। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली क्षण है। जिस सच को पीरबख्श एक पर्दे के पीछे छिपा रहे थे वो इतना भयावह था कि उसे देखने की हिम्मत खुद तमाशा देखने वालों में भी नहीं थी। उस नग्नता ने सबको शर्मिंदा कर दिया। भीड़ छंट गई। जब चौधरी पीरबख्श को होश आया तो पर्दा आंगन में पड़ा था। लेकिन कहानी की आखिरी पंक्तियां हैं, उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वो मर चुकी थी। और यही इस कहानी का सार है। मतलब पर्दा जिस चीज को बचाने के लिए था, वो झूठी इज्जत, वो सामाजिक दर्जा, जब वही सबके सामने तार-तार हो गई तो फिर पर्दे का क्या मतलब? वो भावना ही मर चुकी थी, एक हवा टूट चुका था और अब असलियत को ढकने की कोई वजह या ताकत बची ही नहीं थी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में इज्जत और सम्मान के पैमाने कितने खोखले हो सकते हैं, और उन्हें बनाए रखने की कीमत एक इंसान को किस हद तक चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल। और ये कहानी आज भी हमसे एक बहुत प्रासंगिक सवाल पूछती है। हम सब ने अपनी जिंदगी में अपनी असलियत, अपनी कमजोरियों या अपनी असुरक्षाओं को छिपाने के लिए कौन-कौन से पर्दे लटका रखे हैं, और क्या होगा अगर किसी दिन कोई आके उस पर्दे को खींच दे? तो ये थी यशपाल जी की कहानी पर्दा। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल में जरूर उतरी होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। अगली कहानी तक अलविदा।